फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया है? किया तो होगा। अगर रात को ड्राइविंग की है तो पक्का किया होगा। विंडशील्ड पर किस तरह से सामने आने वाली लाइट एक स्टार के रूप में आपको नजर आती है। हाँ, उसे एक एग्जाम्पल कह सकते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। और जो लोग साइनस जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो उन्हें पता है कि उसका मतलब क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है पोलराइज्ड ग्लासेस। लेकिन आज क्या हुआ, मैं अपनी साइंस की वीडियोस छोड़कर पोलराइज्ड ग्लासेस की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल हमारा है ही कुछ ऐसा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टडी पढ़ी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आईआईटी गुवाहाटी और इसरो के साइंटिस्ट्स ने मिलकर एक पोलराइज्ड लाइट का सोर्स प्रिडिक्ट किया है। फ्रेंड्स, ये खोज बहुत ही गजब की है। और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ इंडियंस होते हैं वहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। फ्रेंड्स, आईआईटी गुवाहाटी के डॉक्टर सतब्रन दास और इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर अनुज नंदी, इन्होंने मिलकर एक रिसर्च की। फ्रेंड्स, जो उन्होंने खोज की है वो हमारी गैलेक्सी से कम नहीं है। हमारे गैलेक्सी के नियर अबाउट एक सैटेलाइट गैलेक्सी है, मतलब मिल्की वे के चारों ओर चक्कर काटती हुई एक सैटेलाइट है। आप लोगों में से कितने लोग कहते हो कि एंड्रोमेडा पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक के सैटेलाइट है? उससे पहले भी दो सैटेलाइट आई थिंक है। एक का नाम है लार्ज मैगलेनिक क्लाउड और दूसरी है सेजिटेरियस डॉफ स्फेरेडल, ऐसे कुछ करके नाम है उसका। फ्रेंड्स, ये दो गैलेक्सी एंड्रोमेडा से पहले पड़ती हैं, लेकिन वो बहुत छोटी है तो पृथ्वी से नाइट स्काई में विद नेकेड आई वो नहीं दिखाई दे सकती। तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट की रिसर्च इसी गैलेक्सी को लेकर है। नॉट एग्जैक्टली गैलेक्सी, इस गैलेक्सी में एक स्टार सिस्टम है, बाइनरी स्टार सिस्टम। उस स्टार सिस्टम में एक ब्लैक होल है, उसके चारों ओर एक तारा चक्कर काट रहा है। ये लगभग लगभग ऐसा ही है जैसे हमारे गैलेक्सी में सिग्नस स्टार सिस्टम है। तो वहां इस स्टार सिस्टम का नाम है लार्ज मैगलेनिक क्लाउड X3। X स्टैंड्स फॉर ब्लैक होल्स और 3 शायद वो नंबरिंग में रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये स्टार सिस्टम एक्सरे प्रोड्यूस करता है। इस ब्लैक होल के चारों जो तारा चक्कर काट रहा है वो कम से सन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी मैसिव है, तो काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर रहा है। और वही रेडिएशन यहाँ ब्लैक होल एब्जॉर्व करता है। लेकिन आप कहेंगे यार कि ब्लैक होल एब्जॉर्व कर रहा है और आप वहाँ बात कर रहे हैं वहाँ से कुछ किसी तरह का एक्सरे सिग्नल आने की। टेक्निकली हम सभी को पता है कि ब्लैक होल्स सब कुछ एब्जॉर्व कर जाते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ वो बाहर नहीं छोड़ते हैं। तो एक्सरे सिग्नल्स कहाँ से आ गए वहाँ पर? फ्रेंड्स, ब्लैक होल कुछ की इमेजिनेशन अगर आपको करनी है, एक भुक्कड़ बच्चे की तरह कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खाता है और इतनी बुरी तरह से खाता है कि जब वो खा रहा है तो बहुत सारा खाना वो अपने चेहरे पर भी लगा लेता है और नीचे भी गिरा देता है। तो जो नीचे गिराया वो खाना है, इस बार डॉक्टर अनुज और डॉक्टर संतव्रत ने एक्सरे के रूप में यही देखा था। ब्लैक होल में जितनी तेजी से अंदर मैटर गिरता है वो सारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उसे वो जेट बीम की तरह बाहर की तरफ एमिट कर देता है, जो एक्सरेज यहाँ प्रिडिक्ट की गई है। फ्रेंड्स, आखिर इन एक्सरेज में और नॉर्मल ब्लैक होल्स की एक्सरेज में क्या डिफरेंस है? फ्रेंड्स, ये सरप्राइजिंगली ये एक्सरेज पोलराइज्ड थी। पोलराइज्ड। अब यहाँ पर ये पोलराइज्ड वर्ड कहाँ से आ गया? फ्रेंड्स, चलते हैं वहीं पर जहाँ से हमने आज की अपनी कहानी शुरू की थी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो लोग साइनस की प्रॉब्लम से परेशान हैं उनके लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि वो पोलराइज्ड ग्लासेस पहने, ताकि जब ड्राइविंग करें सामने से लाइट आए तो उन्हें कम से कम परेशानी हो। यानी कि जो लाइट आने वाली है जो चारों तरफ स्कैटर्ड है वो एक ही दिशा में रहे, पोलराइज्ड रहे। अगर हम पोलराइजेशन को ढंग से समझे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं उसको एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में मूव कराते हैं। लेमन लैंग्वेज में आप इसे इसी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन एक्सरे का पोलराइज्ड होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं होता है। यूनिवर्स में जो चीज़ भी है वो एट रैंडम एक कंटिन्यूस पैटर्न के साथ चलती है। एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न के साथ उसका चलना बहुत मुश्किल है, यानी पोलराइज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आखिर वे एक्सरेज पोलराइज्ड क्यों हुई, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन उससे बड़ा क्वेश्चन कि एक्सरेज पोलराइज्ड हो रही है तो हमें क्या फ़ायदा, उससे हमें क्या मतलब, हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या ज्ञान हमारा वर्धन होगा उससे? फ्रेंड्स, 2017 की नासा की एक स्टडी है, वहाँ उनका क्लियर कहना है कि न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के पास जो मैटर है वो इतना गर्म हो चुका होता है कि उसे देखना या उसकी इमेज लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन वहाँ
से निकलने वाली एक्सरेज में अगर कोई एक पैटर्न नजर आए तो हम वहां प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो मैटर उस समय यानी कि ब्लैक होल में जाने से पहले किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। फ्रेंड्स, ये फिजिक्स की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है कि इवेंट होराइजन से पहले मैटर किस तरह से बिहेव करता है और इवेंट होराइजन में जाने के बाद वो मैटर किस तरह से बिहेव करता है। बाद वाली कहानी तो बहुत बाद की है, बहुत बाद में हमें इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन मैटर इवेंट होराइजन में घुसने से पहले या ब्लैक होल में एंटर करने से पहले किस तरह से बिहेव करता है। फ्रेंड्स, डॉक्टर दास और डॉक्टर नंदी की स्टडी हमें आगे जाकर इन्हीं बातों पर बहुत रोशनी डालने वाली है कि किस तरह उस ब्लैक होल से निकलने वाली एक्सरेज पोलराइज्ड हुई। अगर हम उसको पता लगा सके तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्लैक होल के नज़दीक किस तरह से मैटर बिहेव करता है। फ्रेंड्स, आईआईटी और इसरो की टीम ने नासा की इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर यानी IXPE सैटेलाइट के डाटा को यूज किया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो सबसे बड़ा यही आता है कि आखिर वो एक्सरेज पोलराइज्ड कैसे हुई। इस बात पर अलग अलग थियरीज हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नंदी, उनका ये कहना है कि LMC-X3 का रोटेशन यानी कि ब्लैक होल का रोटेशन थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर फिनोमिना यानी कि यहाँ एक्सरे को पोलराइज्ड कर रहा है। और इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए डॉक्टर नंदी और डॉक्टर दास की टीम ने नाइसर मिशन यानी न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर और न्यू स्टार यानी न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोपिक एरे मिशन, इनके डाटा की मदद ली। लेकिन फ्रेंड्स, ये डाटा तो हमें उधार का लेना पड़ रहा है यानी कि नासा से लेना पड़ रहा है। लेकिन एक मिशन मैंने काफी समय पहले पढ़ा था, 2023 दिसंबर में उसकी लॉन्च डेट है अगर मैं गलती नहीं कर रहा, और वो मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाना है, एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट XPO सैट। फ्रेंड्स, इस मिशन का लाइफ साइकिल 5 साल का रहने वाला है। उसके बाद इनकी स्टडीज में बहुत ज़्यादा तेजी आने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर हमारे साइंटिस्ट इतना एफर्ट लगा क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है ब्लैक होल को स्टडी करने की। लॉजिकली देखें तो खामा में इतने करोड़ों अरबों रुपए हम खराब कर रहे हैं ब्लैक होल की स्टडी करने में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने भी स्टीफन हॉकिंस की बुक द ग्रैंड डिजाइन पढ़ी हो तो उसमें ब्लैक होल को किस तरह से यूटिलाइज करके हम एनर्जी सोर्स के बारे में सोर्स की तरह ले सकते हैं, वहां पर उसने एक्सप्लेन किया है। मतलब एक छोटा सा ब्लैक होल भी अगर हम किसी तरह से कंट्रोल कर पाए तो पूरी अर्थ की एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो सकती है। लेकिन ये एक साइंस फिक्शन है आज की डेट में। लेकिन क्या पता जो आज का साइंस फिक्शन है कल की वो रियलिटी हो सकता है। खैर, इमेजिनेशन के लिए स्काई इज द लिमिट। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी हो, इंडियन साइंटिस्ट की ये डिस्कवरी बहुत कमाल की रहने वाली है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।